हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब फॉर एवरीवन चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी सीएचएसएल का जो वैकेंसी आया हुआ है एसएससी की तरफ से। एक तो सीएचएसएल का एग्जाम हो चुका है पहले 2023 में, फिर से ये वैकेंसी आई। इसमें हम जानेंगे कि कितने वैकेंसीज हैं, डेट कब से कब तक है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे मेरिट लिस्ट बनना है, और भी आगे जानेंगे कब एडमिट कार्ड आएगा, कब इसका एग्जाम होना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ चलिए, जो सबमिशन का डेट है 9 मई से शुरू हुआ है और 8 जून तक रहेगा इसका फॉर्म ओपन। और जो है अंतिम आप 8 जून को रात 11 बजे तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसे हम कहेंगे आप कम से कम नहीं हुई तो 5 दिन पहले फॉर्म को भर लें, क्योंकि लास्ट लास्ट में क्या होता है, 4-5 दिन एसएससी का साइट सही से वर्क नहीं कर रहा होता, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। एमटीएस के केस में हुआ था, सीजीएल के केस में इनफैक्ट हुआ था, तो इसलिए आप फॉर्म पहले भरें। वहीं आप देख लें कि ऑनलाइन पेमेंट के केस में आप 10 तारीख तक कर सकते हैं, रात 11 बजे तक, 10 जून। वहीं आप अगर ऑफलाइन चालान के थ्रू करते हैं तो 11 जून तक कर सकते हैं, रात 11 बजे। और वहीं अगर मतलब जो बैंकिंग आवर्स में जो लास्ट डेट है वो 12 तारीख अंतिम रहेगा। आपको इतने यहाँ इस टाइम तो करना ही करना है। अगर नहीं तो उसके बाद आप फिर फी पेमेंट नहीं कर सकते और उसके बाद आपका फॉर्म भी कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे हम आपको कहेंगे, अगर आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है, इनकेस आप पेमेंट नहीं पे कर पा रहे, तो तभी आप ऑफलाइन जो है चालान जनरेट कर लें, उसको बैंक में जाकर दें, स्टेट बैंक या कोई जो भी बैंक है आपके आसपास, और तब आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ऐसे में आपका फॉर्म फिलअप पूरा हो जाएगा। वहीं देख ले, अगर आपसे कुछ गलती हो जाएगी तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन जो है 14 जून से 15 जून रात 11 बजे तक रहेगा। हालांकि देखिए, अब आगे क्या होता है, कभी कभी डेट शिफ्ट होगा तो उसी तरह ये करेक्शन का डेट भी शिफ्ट होता है, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और वहीं देख लें, जो जैसा कि मैंने बोला, अगस्त में जो है अप्रॉक्स इसका जो है रिजल्ट आ जाना है, मतलब कट ऑफ पता चल जाएगा, सब चीज रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो उसी टाइम एग्जाम होगा और उसके कुछ समय बाद ये चीज आ जाता है रिजल्ट। और अभी हालांकि सर टायर 2 का भी कोई भी डेट नहीं दिया गया है। आगे चलिए हम देखेंगे। इसमें जो पार्टिकुलरली 3 जॉब प्रोफाइल है। लोअर डिविजनल क्लर्क, या उसको हम जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट कहते हैं, सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। तो वहीं सैलरी देखेंगे आप एलडीसी या जेएसए का, तो इनका लेवल 2 है, 19,900 से 63,200। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर का लेवल 4 है, जिसमें कि इनका सैलरी जो है 25,500 से 81,000। और जो है लेवल 5 में 29,200 से 92,300 तक। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए सैलरी जो आप देखेंगे 25,500 से 81,000 तक है। वहीं वैकेंसी का देख लें, तब ये टेंटेटिव वैकेंसी, मतलब लगभग जो वैकेंसी 1600 है। ये आगे चलकर कुछ बढ़ घट दोनों सकती है, तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ भी जो है, अगर सीट बढ़ जाए या घट जाए, घटता तो नहीं है जनरल, बट अगर सीट में कुछ भी इंक्रीज होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। वहीं रिजर्वेशन के लिए देख लें, तो इसमें आपको हम बता दें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को छूट मिलता है। वहीं यहाँ फीमेल के लिए कोई भी ऐसा रिजर्वेशन नहीं, अगर वो जनरल है तो उन्हें जनरल के लिए तरह ट्रीट किया जाएगा एज सिमिलर टू जनरल बॉयज के लिए। अब हाँ, हालांकि देखें, ये जो जितने सारे वैकेंसीज हैं, ये एक्चुअली क्या होगा कि ये जब आपका क्या कहते हैं, जो क्लियरेंस हो जाएगा टायर 1 टायर 2 निकालने, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैटेगरी जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से रहेंगे। तो कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट रहते हैं जहाँ आपको रिस्ट्रिक्शन रहता है कि इसमें पार्टिकुलरली इतने, मतलब जो है मेडिकल इशू, या फिर पीडब्ल्यूडी में भी कुछ अगर ये सब पार्टिकुलर चीज जो है वर्क कर रहा है एक इंसान के शरीर में, तो वो जॉब को कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ चूज करना है। और हालांकि आपको देख लें, हर पोस्ट के हिसाब से उनका जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में किसी भी डिपार्टमेंट में अगर लेते हैं, तो वहाँ आपको जो है ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, जिसका कि आपको नीचे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और वहीं देख लें, आपसे जो है ये सब पार्टिकुलर चीज तो आपने रहना चाहिए। हाँ, हालांकि इन सब कैटेगरी में से अगर आपने कोई भी, आप एक्स्ट्रा डिसेबल्ड है या एक्स्ट्रा एबल्ड है, तो आपको इन सब कैटेगरी से राहत रहेगा। वहीं लोअर डिविजनल क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरियल के असिस्टेंट के केस में देख लीजिए क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और किसमें आपको जो है वो क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी के लिए बेंच मार्क मिलेगा। सिमिलरली देखिए, इन सब का जो आप देख सकते हैं, जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो अपने हिसाब से देख कर इसे अप्लाई करेंगे। वहीं आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा ऐसा सिटीजन है जो भारत के जितने भी सिटीजन है वो कर सकते हैं अप्लाई। हाँ, उनका एज क्राइटेरिया भी है, जिसको कि हम नीचे जाकर जरूर देखेंगे। उसके बाद अगर आप जो है नेपाल के हैं सिटीजन, या फिर भूटान के, या फिर कोई भी इंडियन ओरिजिन का ऐसा सिटीजन जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जिसको कि पहले जानजीबार और तंगानिका कहते थे, या जाम्बिया, मलावी, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, अगर आप इनसे भी बिलोंग करते हैं, जो जहाँ से आप आए हैं इंडिया, तो भी आप भर सकते हैं। हाँ, बशर्ते जो ये जो कैटेगरी है, नेपाल, भूटान और ये जो ओरिजिन जो माइग्रेट करते हैं इंडियन,
तो उनके उनके पास कुछ सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। हालांकि जो भी यहाँ आते हैं माइग्रेट करके, उन्हें भारत सरकार सर्टिफिकेट देती है, वो सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगा। अब एज लिमिट का देख लें, तो एज लिमिट आगे हम चले देखते हैं। तो इसमें जो छूट का अगर देख ले, जो अपर एज लिमिट होता है 27 साल होता है, तो उसके ऊपर से क्या है कि आपको, अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का छूट है, OBC हैं तो 3 साल का छूट है। ये PWD अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी में है अगर आप, और EWS में है तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। PWD OBC को 13 साल का, PWD SC ST को 15 साल का। वहीं एक्स सर्विसमैन को जो है 3 साल, जब जितना उन्होंने मतलब जब उन्होंने अपनी मिलिट्री की जो सर्विस से डिस्चार्ज हो गए उसके हिसाब से उन्हें 3 साल का जो है उसमें से हटा के उनको, सब कुछ करें हमने 15 साल की सर्विस, उसमें से 3 साल डिडक्ट करके 12 साल का इन्हें छूट मिलेगा एक सर्विसमैन को। उसके बाद देखिए अब डिफेंस कैटेगरी में भी जो डिसेबल्ड पर्सन आते हैं, जो कि किसी फॉरेन कंट्री या किसी कारण से उन्हें मतलब परेशानी हुई, उन्हें 3 साल की छूट है। या फिर डिफेंस जो भी है यही सेम क्राइटेरिया, बट अगर वो SC ST है तो उन्हें 8 साल का छूट है। और हाँ, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मतलब आप किसी केंद्र सरकार के अंदर काम करते हैं एज एन एम्प्लॉय, तो अगर उन्होंने 3 साल से मतलब ज्यादा की सर्विस दी है तो उन्हें कम, उनका जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 साल तक हो सकता है। वहीं सेम कैटेगरी में अगर SC ST है तो आपको 45 साल का एज लिमिट मिलेगा। वहीं विडोज, डाइवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड, जिनका की तलाक हो चुका है या विधवा है या फिर कानूनी तौर से वो अलग हो चुके हैं, तो उनकी अपर एज लिमिट जो है 35 साल रहेगी। और वहीं सेम कैटेगरी में अगर SC ST वुमेन आती हैं तो उनका 40 साल रहेगा अपर एज लिमिट। और ये जो डेट्स जो आपकी एज कंसिडर्ड किए जाएंगे वो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार किया जाएगा। अब वहीं आगे देख लें, अगर कोई एक्स सर्विसमैन जो कि अगर, हाँ, अब सपोज कीजिए मैं आर्मी में था पहले या किसी भी डिफेंस में था, किसी भी डिफेंस में, तो वहाँ अगर मैंने अब उसके बाद कहीं सिविल साइड में एम्प्लॉयमेंट अगर मेरा है ग्रुप C और ग्रुप D पोस्ट पर, तो यहाँ जो है बेनिफिट्स जो हमें मिलेगी वो, हाँ, उन्हें क्या कहते हैं, एक्स सर्विसमैन के तौर पे बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। उन्हें एज ए कैंडिडेट जो है एक्स एम्प्लॉय की तरफ से, मतलब जो जैसे अभी हम, ये एक बंदा आर्मी में था, उससे रिटायर लेकर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में भी वर्क कर रहा है, तो उन्हें जो बेनिफिट्स मिलने उन्हें आर्मी के तौर पे नहीं मिलेगा, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बेनिफिट्स मिलेगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, अब ये कुछ पार्टिकुलरली एक्स सर्विसमैन के लिए, तो वो अपने जो भी पोस्ट का कुछ कंडीशन सब होता है उन्हें पढ़कर वो देख सकते हैं। आगे हम यही देखिए, एक्स सर्विसमैन एक्चुअली हम कहते किसे हैं, जो रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से हैं, कॉम्बेटेंट या नॉन कॉम्बेटेंट में अगर उन्होंने सर्व किया तो उन्हें एक्चुअली इस कैडर में लिया जाएगा एक्स सर्विसमैन के। अब यहाँ देख लीजिए उसके कुछ कंडीशंस हैं, ये सब पार्टिकुलरली अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तभी उन्हें उस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में लिया जाएगा। आगे हम देखते हैं, हाँ, अब आपने जैसे कोई भी आपका सर्टिफिकेट, जो कोई किसी भी आप कैटेगरी में, जैसे आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EWS, PWBD या एक्स सर्विस में, तो आपको इनका जो एक वैलिड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। जो भी कम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे आपको सर्टिफिकेट, जैसे इन सभी को तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, वहीं एक्स सर्विसमैन को अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे, हाँ, और जो ये जो कैंडिडेट हैं जो भी क्लेम करेंगे अपना कैटेगरी SC ST OBC EWS PWD के लिए, उनका जो क्लोजिंग, जैसे हमारा जो ये सर्टिफिकेट होगा इनसे रिलेटेड, वो सभी 8/6/2023 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 8 दिन, उससे पहले का उस पर डेट होना चाहिए। अगर उसके बाद का डेट रहेगा तो आपको उस कैटेगरी से नहीं लिया जाएगा, बल्कि आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। अगर आप एग्जाम क्लियर भी करते हैं, आपके मेरिट के लिए आपको जनरल के तौर पर लिया जाएगा। हाँ, अब देखिए, जैसे PWD के लिए, PWD कैटेगरी के लिए इतना सारा जो है क्या कहते हैं छूट मिला हुआ है, तो उसमें आपको स्क्राइब का भी असिस्टेंट मिल सकता है। मतलब कुछ ऐसे एक्सट्राइबल लोग होते हैं जिन्हें लिखने पढ़ने या फिर हाथ से कुछ भी, जैसे हाथ का वो यूज नहीं कर पाते, तो इन सभी परेशानियों के लिए उन्हें स्क्राइब दिया जाता है। जिसके लिए जब आप फॉर्म फिल करते जाएगा तो उस टाइम वहाँ जो है, अगर आप PWD कैटेगरी में जाइएगा तो यहाँ आपको लिखा रहता है डू यू नीड स्क्राइब और नो, तो वहाँ आपको यस और नो सेलेक्ट करना है, उसके हिसाब से फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और वहीं स्क्राइब को अगर आप देते हैं तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। अगर मुझे 1 घंटा सभी कैंडिडेट को मिलते हैं तो आपको 1 घंटा 20 मिनट दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लें, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए ऑफिस जो है कि C&AG में या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, तो आपका जो है 12th तो पास हो, बट आप साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए जिसमें कि मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट रहे ही रहे, तभी आप इस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जब आपका टायर 2 हो जाता है तो फिर पोस्ट कम प्रेफरेंस फॉर्म आता है, उसमें क्या आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से नहीं किया तो आप इन सभी डिपार्टमेंट्स को चूज नहीं करें, क्योंकि आप मेरिट में, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं,
वहीं बाकी जितने भी सारे डिपार्टमेंट है जिसमें एलडीसी जैसे या डाटा एंट्री ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है, तो उसमें आपको बस 12th पास होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट में वो फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, यही आपको बता दिया जा रहा है कि अगर कोई ऐसे क्लास 12th के बच्चे जिनका भी एग्जाम हो चुका है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनका जो रिजल्ट 1 अगस्त 2023 से पहले आ जाना चाहिए। मतलब ये कट ऑफ डेट अभी अनुमानित है, इस टाइम कट ऑफ डेट आ जाएगा, मतलब इससे पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलिए हम देखते हैं अब अप्लाई कैसे करना है। तो आपको बेसिकली ssc.nic.in पर जाना है। अगर आपने पहले भी जैसे आप अब नए नए हैं तो आपको अपना अकाउंट वहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, अपना नाम, पिता का नाम, सारा डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। ऐसे हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे कि SSC CHSL का फॉर्म जो हम भरे। आगे हम चलिए आपको दिखाते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें अपना फोटो और सिग्नेचर, एक्चुअली एसएससी के जितने सारे फॉर्म होते हैं बहुत ही आसान तरीके से उसे भरा जा सकता है, बस 1 मिनट लगता है, 1 से 2 मिनट चाहिए मैक्सिमम, अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है। उसमें क्या है, आपको बस आपका जो फोटो कम से कम जो है 3 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर भी क्लियर होना चाहिए, उसका साइज वहाँ मेंशन रहेगा, उसके हिसाब से आपको वहाँ अपना फोटो अपलोड कर देना है। और लास्ट डेट जो है ये एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पहले ही ये फॉर्म फिलअप कर दें, नहीं तो अंतिम समय में ये एसएससी का साइट काम नहीं करता है। और यहाँ देखिए यहाँ बताया भी गया है क्योंकि आप अंतिम डेट का इंतजार नहीं करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डिस्कनेक्शन या फेलियर टू लॉग इन एसएससी वेबसाइट ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लोड। क्या होता है, अंतिम में बहुत कोई अप्लाई नहीं करते हैं और एक लास्ट को 8 जून को सभी ट्राई करने लगे, तो लोड बढ़ जाएगा वेबसाइट का और वो फिर सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। इस केस में जो है कमीशन जो एसएससी किसी भी तरह के अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। और जब आप अपना सबमिशन कर रहे होंगे फॉर्म का, तो उसे सही तरीके से देख ले, जो भी सर आपका डिटेल हो। वहीं एप्लीकेशन फी का अगर आप देख ले तो 100 रुपये है, ये जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। वहीं बाकी सारे एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और वीमेन कैंडिडेट्स, इन सभी को फी से एग्जाम्प्ट किया गया। अब आप फी किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और भी जो कुछ है। जब आप फॉर्म भरिए तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसके आप अवेल कर सकते हैं। करेक्शन के लिए आपको मैं से इन्फॉर्म कर देंगे, जब इसका करेक्शन विंडो ओपन हो सकता है, कभी कभी इसमें बदलाव भी आता है, तो करेक्शन के टाइम आप उसमें बदलाव ला सकते हैं। हालांकि देख लीजिए, कमीशन जो है आप करेक्शन चार्जेज जो है 200 रुपये पहली बार के लिए करेगी। अगर आप फिर से कुछ बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर 500 रुपये चार्ज करेंगे, इसलिए आप सही तरीके से फॉर्म को भरें ताकि उसमें कोई भी एरर नहीं आए। वहीं अब सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन होगा, तो जब आप फॉर्म फिलअप कीजिए तो आपसे सेंटर पूछा जाएगा, आप जहाँ भी नजदीकी एरिया में रह रहे हैं। सपोज करें आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली पड़ता है नॉर्थ नॉर्थ रीजन में, आई थिंक, ये देख लीजिए। हाँ, ये जो दिल्ली है नॉर्दर्न रीजन में आपको इतने सारे सेंटर्स मिलेंगे, इसी में से आपको 3 जगह को चूज कर लेना, जिसमें भी आप जो सबसे पहला ऑप्शन चुनते हैं जनरली वही मिलता है, बट हालांकि अगर सीट पूरे भर जाए तो आपको सेकंड प्रेफरेंस पे जो है सेंटर दिया जाएगा। तो आप पहले पहले फॉर्म भरें तो आपको सीट आराम से मिल जाएगा। आप देख लें आपसे नजदीक एरिया कौन सा है और आप उसे चूज करके वहाँ अपना फॉर्म फिलअप कर दें। हालांकि पूरे इंडिया में बहुत जगह एग्जाम होती है, और हाँ, इसमें एक बार आपने सेंटर जब चूज कर लिया, फॉर्म फिलअप कर लिया, तो उसमें कोई भी तरह का बदलाव नहीं आ सकता। अब वहीं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लें, तो पिछले कुछ समय से जो है जो जितने भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, हालांकि जो आप एमटीएस का इस बार का एग्जाम देख लें, इसमें जो क्या किया गया है, टायर 1 में ही 2 भाग में बांट दिया गया पेपर को। पहला जो पेपर होता है उसमें मैथ और रीजनिंग होता है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग, और सेकेंड जो पार्ट होता है इसका, उसमें इंग्लिश और जीके होता है, जिसके बेसिस पे आपका मेरिट बनना है। बट ये सिर्फ मतलब एक्चुअली क्वालिफाइंग के तौर पे शायद काम करेगा, जहां तक कि अभी इसके बारे में बोला गया है, शायद इसमें और भी कुछ बदलाव है। वहीं अब एसएससी सीएचएसएल का देख ले, तो इसमें टायर 1 टायर 2 तो अभी भी हो रहा है, बट अब सिर्फ टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको जो क्या कहते हैं, आपका जो भी मेरिट बनेगा उसमें टायर 1 का कोई भी रोल नहीं रहेगा। और ये जो टायर 1 का मार्क्स रहेगा, जैसा कि हर बार होता है, उस तरह नॉर्मलाइज्ड रूप से आएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और बहुत सारे शिफ्ट्स में होती है। आइए हम इसका जो है, हाँ, जब आपका रिजल्ट किया जाएगा, तो अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि मेरा ये आंसर सही है बट गलत, मेरे को मार्क्स नहीं मिला है या मेरा गलत कर दिया गया, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये पर क्वेश्चन आपको पे करना पड़ेगा फिर। हाँ, अब आगे देख लीजिए, टायर 1 का जो सिलेबस होता है, इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, जीके रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको रीजनिंग आप कर लें, और जनरल अवेयरनेस, सॉरी ये मैथ्स। यहाँ देख ले 25-25 क्वेश्चन सारे पार्ट्स में रहेंगे और 60 मिनट दिया जाएगा, वहीं 80 मिनट पीडब्ल्यूडी जो कि स्क्राइब को ऑप्ट करेंगे उन्हें दिया जाएगा। अब ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन हैं, आपको जो सही लग रहा है चूज करके वहाँ अपना कर लें सही। और वही निगेटिव मार्किंग भी, हर एक क्वेश्चन के लिए आपका 0.50 मार्क्स कट जाएगा, वही मतलब, और पर क्वेश्चन जो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे हर सही क्वेश्चन के लिए। अगर आप नहीं उसे टच करते हैं तो फिर आपका ना ही डिडक्ट होगा, ना ही आपको कोई मार्क्स मिलेगा।
वहीं अब टायर 2 का देख लें, तो टायर 2 का जो है पहले एसएससी सीएचएसएल का एक अलग तरीके से होता था, बट अब बदल दिया गया। इसमें अब टायर 2 में सेशन 1 होता है। सेशन 1 में आपका सेक्शन 1 में जो है मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन था, जिसमें कि 30-30 क्वेश्चन दोनों पार्ट में होते हैं, टोटल 60, और जो है 3-3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है, और 1 घंटा हर सेक्शन के लिए मिलेगा आपको। जैसे ये पूरे सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, वहीं स्क्राइब को 1 घंटा 20 मिनट। वहीं सेक्शन 2 में देख लें, इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन अवेयरनेस के। इसमें भी टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे, 180 नंबर का, और इसके लिए भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा। वहीं सेक्शन 3 में देख लें, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल रहेगा। ये जो है इसमें 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, ये 15 मिनट आपको मिलेंगे। वहीं जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 20 मिनट मिलेंगे। अब वहीं सेशन 2 में देख लीजिए, तो सेशन 2 पार्टिकुलरली ये जो होता है स्किल टेस्ट को लेकर होता है। इसमें जो है टाइपिंग टेस्ट या फिर क्या कहते हैं, आपसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सब यूज करने आपको दिया जाएगा। कुछ रहते हैं उसमें कंडीशंस, आपको ये करके देना है उतने टाइम में। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अभी से आप टाइपिंग सबका प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि एलडीसी और जेएसए में आपको जो है 10 मिनट दिया जाएगा, और करीब इसमें 35 वर्ड पर मिनट का जो है रिक्वायरमेंट रहता है। तो इसके लिए अभी से आप थोड़ा थोड़ा टाइपिंग कीजिए। तो क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका टायर 2 का रिजल्ट आएगा फिर आपको टाइपिंग के लिए बुला जाए, नहीं, जिस दिन टायर 2 का एग्जाम होगा उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, सेक्शन 1 जैसा कि आपने ऊपर देखा मैथ्स रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके, और सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और स्किल टाइपिंग टेस्ट। ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है कुछ ही डिपार्टमेंट्स के लिए होंगे, और वहीं स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो है ये क्या जैसे या एलडीसी के लिए होता है। आगे देख लें क्या होता है कि अब जब टायर 1 का आपका रिजल्ट जो मेरिट बनेगा, उसमें आप किसी भी सेक्शन को, मतलब जितने भी 4 सेक्शन होते हैं, किसी तरह आपको क्वालिफाइंग जो भी कट ऑफ रहेगा उतना नंबर लाना है। बट इन केस ऑफ ये टायर 2 में आपको जो सारे सेक्शंस में क्वालिफाई करने पड़ेंगे, वो आगे हम दिखाएंगे कितना परसेंट आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और हाँ, आपको बता दें, सेक्शन 3 क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब उसका जो है सेक्शन 3 में जो हमने देखा स्किल टेस्ट और नॉलेज टेस्ट का जो बात था, तो ये सिर्फ मैंडेटरी है, मतलब ये आपको अटेम्प्ट तो करना ही करना है। इसमें आपका इसका जो मार्क्स रहेगा वो आपके मेरिट लिस्ट में कोई भी योगदान नहीं देगा। हाँ, हालांकि अगर आप ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका फिर मेरिट नहीं बनेगा। आगे देख लीजिए। फिर हाँ, अब ये कुछ टाइपिंग्स के लिए एलडीसी और जैसे के लिए बताया गया, जिसमें कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए कर रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कुछ कल्चर और भी कुछ जो मिनिस्ट्री थे, उसमें आपका जो है 15,000 की डिप्रेशन 1 घंटे में होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो ड्यूरेशन रहेगा उस टेस्ट का 15 मिनट का रहेगा, और इसमें कम से कम जो है आपको 3700 से 4000 की डिप्रेशन करने होंगे, जो कि आपको एक क्वालिफाइंग नेचर मतलब ये रहेगा एक तरह से। वहीं आगे देख लें, दूसरे के लिए अगर आप उन डिपार्टमेंट में नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मात्र 8000 की डिप्रेशन रहेगा, वहीं 15 मिनट में आपको 2000 से 2200 की डिप्रेशन करने रहेंगे। अब इसका जो टाइपिंग मीडियम जो हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पूछा जाएगा आप क्या लेना चाहते हैं। ऐसे जो है इंग्लिश में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट रहेगा। और वहीं इसको देखिए 35 वर्ड पर मिनट को की डिप्रेशन में देखिए तो 10,500, और 30 को तो 9,000 की डिप्रेशन हो जाते हैं। और आपको ये 10 मिनट में एक पैसेज टाइप करके ये बताना है कि आपका स्पीड क्या है। और वहीं स्क्राइब्स जो कैंडिडेट अगर इसके लिए एलिजिबल होंगे तो उनको 5 मिनट ज्यादा समय दिया जाएगा, उनका टाइपिंग टेस्ट जो है 15 मिनट का होगा। आगे चलिए हम देखते हैं। अब ये सिलेबस है, आप जो कि पार्टिकुलरली हम आपको इस पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप देख सकते हैं कि टायर 1 के लिए सिलेबस क्या है, टायर 2 के लिए सिलेबस क्या है। पार्टिकुलरली ये सब आप अब देख कर अपना अच्छे से तैयारी शुरू कर सकते हैं। आगे अब ऐसा इसमें कुछ खास अभी इंफॉर्मेशन है नहीं, आगे आपको हम बस एक चीज बता देंगे क्वालिफाइंग नेचर में क्या है। हाँ, अब आपको देखिए यहाँ जो है जब आप सेंटर पर जाइएगा तो उसमें जो आपका जो भी एडमिट कार्ड पर फोटो रहेगा, उसमें से आपके पास इनमें से एक भी चीज होना चाहिए जिसपे की फोटो हो और उससे मैच कर रहा हो, तभी आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। अगर हाँ, अगर अगर फोटो पर मान लीजिए आपका कोई सपोज कीजिए आधार कार्ड, उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ प्रिंट नहीं है, तो आप एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कैरी करें, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो सीबीएसई एसएससी या किसी बोर्ड से मिलता है, या बर्थ सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब अभी अगर आप कैरी किए जाएंगे तो आपको अपियर करने दी जाए, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस का जो बात है वो आपको मिलेगा। एक तो अभी फॉर्म भरते टाइम ही कुछ ऐसे रहेंगे क्वेश्चंस कि आप पार्टिकुलरली आपका 12th बोर्ड में साइंस स्ट्रीम है या नहीं, कुछ तो उसके बेसिस पे आपको चुनना रहेगा। और लास्ट में पोस्ट का प्रेफरेंस फॉर्म भी आता है, ये देख लीजिए यहाँ बोला गया कि पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म होगा वो टायर 1 के बाद अगर टायर 2 होने के बाद रिलीज कर दिया जाता है। और अगर आप टाइम पर नहीं भरे तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा, और आपका फिर एक तरह से आपका अगर आपने क्लियर किया भी रहेगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगा उसमें।
फिर लास्ट स्टेज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, पर्टिकुलर चीज में से मिलाए जाते हैं। एक सर्विसमैन के लिए उनका जो भी सर्टिफिकेट्स होता है रिक्वायर्ड वो मिलाया जाएगा। तो ये सब तो बात का बात है। वही देख लीजिए मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, ये टायर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1 एंड सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 2 एंड 3 ऑफ, हाँ अब देखिए आपको जैसा मैंने बताया था कि टायर 3 में जो है ना क्वालिफाइंग मार्क्स है, देखिए सेक्शन 1 2 एंड मॉड्यूल 1, वहीं सेक्शन 3 के मॉड्यूल 2 आपको क्वालिफाइंग रहता है जो टाइपिंग सबका है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। तो अब देख लीजिए सेक्शन ये जो टायर 2 है इसमें आपको हर सब्जेक्ट में 30% मार्क्स है, जनरल को, ओबीसी डब्ल्यूएस को 25% और अदर कैटेगरीज को 20% चाहिए। वहीं टायर 1 में भी सेम कंडीशंस फॉलो होता है। और जो देख लिए कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 2 एग्जामिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टायर 1 एग्जामिनेशन। आप टायर 1 में जैसा भी करेंगे उसके हिसाब से आपको चुना जाएगा। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट एंड फॉर फाइनल सिलेक्शन। आगे आप देखेंगे, हाँ एंड इन टायर 2 इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल सेक्शन। आपको टायर 2 में हर सेक्शन को क्वालिफाई करना, उसके बाद फिर आपके मार्क्स को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इसमें आपको सारे सेक्शंस में अपीयर करना है टायर 3 में। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपका जो है, हाँ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। जो भी आप टायर 2 में करेंगे आपका उसी बेसिस पे मेरिट बनेगा, यहाँ टायर 1 का कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ आपको एक्चुअली ये बार बार कहा जा रहा है अपने पोस्ट को, जो भी ये प्रेफरेंस को सही तरीके से ध्यान देना है। तो ये जब समय आएगा टायर 2 के बाद हम आपको इन्फॉर्म करेंगे क्या कैसे भरना है। फिलहाल आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, बस हो गया ऐसा, इसमें कुछ खास नहीं। अब आगे आपको यहाँ जो है आप कुछ गलत काम करते हैं तो आप पे क्या सब एक्शंस लिए जाएंगे उन सभी चीज़ों के बारे में, फिर कुछ कुछ जो है स्टेप्स ऑफ फॉर्म फिलिंग क्या है वो आपको यहाँ बताया गया हुआ है। तो चलिए आपसे हम मिलते हैं, आपको हम बताएंगे फॉर्म कैसे भरते हैं, इसका डिटेल प्रोसेस आपको हम इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। यही कुछ आगे देखिए, हाँ अब आपके पास कैसा क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोसीजर है फॉर्म भरने का जो पहली बार भर रहे हैं, आप इस पीडीएफ से भी समझ सकते हैं और जो हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे आप उससे भी इस चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ देखिए पूरा एक तरह से बताया हुआ है एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेके कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। बेसिक डिटेल्स जो हम शुरू शुरू में जब आपके पास अकाउंट नहीं बना होता तभी आपको इस तरह से अकाउंट अपना ये सब डिटेल्स फिल करके आपका अकाउंट बनेगा, फिर आपको एक आईडी मिल जाएगा, उस आईडी और पासवर्ड से आप लॉग इन करके आप जितने भी एसएससी के फॉर्म्स आते हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं उसको आप भर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले जॉब नोटिफिकेशन के साथ, जो कि आपके लिए यूजफुल होगा। इसी तरह जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा डिटेल्सफुल लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और लाइक भी करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद।